अभी अगला कार्यक्रम सीधा ही शुरू करते हैं, उठ करके कहीं जाए नहीं, बैठे रहिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर समीर अंजान साहब को, और साथ में बुलाना चाहूँगा उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, रूबरू करने के लिए हम सभी को हमारे साथी जो हैं पीयूष जी। लेकिन बहुत सारे अवार्ड्स के लिए समीर अंजान जी नॉमिनेट हुए हैं फिल्म फेयर अवार्ड में। हम लोग मिल करके 2-4 गाने उनके गुनगुनाते हैं। बच्चन साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना बागबान फिल्म का मैं उनके अंदाज में गाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। साथ जुड़ सकते हैं। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। ये जो शब्द जो मैं गा रहा हूँ, इन्हें लिखा किसने? आदरणीय समीर जी ने। और ये कब लिखा? 2002 में लिखा, 2004 में लिखा सॉरी। और 2000 से सीधा आते हैं रेस का एक गाना जो कि थोड़ा सा नए टाइप का गाना है। इस प्रकृति के अंदर एक बहुत सिंपल सा नियम है साहिब लोगों, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है उसे मरना पड़ता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समय के साथ संगीत के हिसाब से इन्होंने अपना को बदला और इन्होंने ये गाना भी लिखा जो कि जो ये मैं यहाँ वहाँ तो वहाँ नज़र के सामने वाले से कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि राइटर लिखेगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, इस तरह के गीत भी इन्होंने लिखे। उसके बाद दीवाना फिल्म का वो गीत, ऐसी दीवानगी, तो जो संगीत के साथ बहता चला जाए वही लिरिक्स होते हैं। लिरिक्स अलग से समझ में आने पड़े इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल लिरिसिस्ट मुझे लगता है कि नहीं है। और ये कुछ कुछ होता है कि ये गाना तो बड़ा फेमस है, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच्चा कहानी है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, कभी खुशी कभी गम, तेरे नाम, ये सारे गाए हैं। लेकिन सबसे प्यारा अभी जो लेटेस्ट में उन्होंने लिखा है, जिसके लिए सबसे लेटेस्ट उनको नॉमिनेट किया गया 2008 में, और वो है, आप लोग मेरे साथ गाएं थोड़ा, ये संकोच ना करें। जो दिल खुलता है वही दिल खिलता है, डब्बे बंद दिल घुट घुट के मर जाते हैं, तो खुल जाइए खिल जाइए। गाना गाते हैं ये वाला साथ में। आप पधारिए प्लीज़, रवि जी पधारिए, समीर साहब प्लीज़ पधारिए। और 2 शब्द मेरे बारे में कहें। और हमारे मित्र असलम खान साहब जिन्होंने इतनी भाग दौड़ की है कि उनके बगैर ये संभव ही नहीं था किसी भी तरह मेरे लिए कि इनके बारे में पूरा परिचय 6 मिनट के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। असलम खान साहब ने ये वीडियो दिया, उसके लिए उनका आभार है। थैंक यू। He has penned more than 4,000 songs, credited for more than 600 films, worked with more than 100 music directors, nominated for 40 awards, winner of 3 Filmfare Awards. Ladies and gentlemen, presenting the legend, Sameer Anjan. And his unusual, surprising, extraordinary lyrical journey of Bollywood. Safarnama, a live musical experience. ये सफरनामा सिर्फ मेरा नहीं, 2 जनरेशन का है। मेरा और मेरे पापा गीतकार अंजान का है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरी डायरी 4थे महले से नीचे फेंक दी और उसने मुझसे कहा कि तुम जिंदगी में गीतकार नहीं बन सकते हो। मगर पापा की वो एक लाइन मुझे याद आई कि जग अभी जीता नहीं है,
मैं अभी हारा नहीं हूं, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूं। और इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ता गया और पहली सफल फिल्म जो मुझे मिली, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। महेश भट्ट ने एक गाने की रिकॉर्डिंग में अपने पॉकेट से जितना पैसा था वो मुझे उन्होंने निकाल के दे दिया। If it was not for his contribution, if it was not for those songs, the movies wouldn't have become such super success. 1997 में मेरी जिंदगी में ऐसा लगा कि जो कुछ मेरे पास था सब खत्म हो गया। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वापस फिल्म इंडस्ट्री में आऊं कि नहीं आऊं। तो जो मेरे पास जो पहला फोन आया वो यश चोपड़ा साहब का था और उन्होंने कहा कि समीर तुम मेरे बंगले पे आ जाओ, मैं तुमको एक नए डायरेक्टर करण जौहर से मिलवाना चाहता हूं। और वो मेरी जिंदगी और मेरे उम्र के दौर का वो दूसरा सिलसिला था जो वहां से शुरू हुआ। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, क्या करूं भाई, कुछ कुछ होता है। ऐसे शब्द लिखना जिनको न केवल गायक के लिए सहूलियत हो कि वो उसे ठीक से गा सके, बल्कि जो सुनने वाला है उसे भी एक आनंद आए, आसानी से उसकी ज़बान पर चढ़ जाए, ये एक बहुत बड़ी कला है। 4 बज गए लेकिन पारी अभी बाकी है, पारी हो गई तो आफ्टर पारी अभी बाकी है। अक्सर लोग कहते थे कि रहमान साहब रात को काम करते हैं। 12 बजे फोन आया कि नहीं अभी आप लोग 1 बजे आइए। अब जब हमारी गाड़ी पहुंची रात के धूप अंधेरे में, आज मैं जिस मकाम तक पहुंचा हूं या जहां मैं हूं, उसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे वालिद साहब को जाता है, मेरे पापा को जाता है। खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक दिन वो पान खा रहे थे और उधर से एक गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी आई और वो रुकी। ओपी नैयर पापा को लेके ताज होटल में गए और उन्होंने पूरा बैग अपना खोल दिया और पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था और उन्होंने कहा कि तुमको जितना पैसा लेना है ले लो। तो पापा ने उनसे कहा कि नैयर साहब अगर आप मुझे कभी गाना दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिएगा, ये पैसा मुझे भीख में नहीं चाहिए। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। इस सफरनामा के बारे में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है। आप गाने तो सुन लेते हैं मगर उस गाने के पीछे की कहानी, उसका दर्द, उसका एहसास आप तक नहीं पहुंच पाता। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के जो धूम मचा ले, धूम मचा ले, Safarnama, a live musical experience. खूब खूब आभार असलम खान साहब का जिन्होंने ये वीडियो सुबह प्रोवाइड किया। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं 2 मिनट और टाइम लूँगा। किसी महान विभूति को जानने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति उनसे वो बात नहीं कर सकता है, वो बात नहीं निकलवा सकता है। हमारे साथ इसको शो को मॉडरेट करने के लिए जो मौजूद हैं वो भी सामान्य शख्सियत नहीं हैं, वो रवि यादव साहब हैं। कौन है आगे आगे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा वो कितने महान हैं। गाज़ियाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, कर्मस्थली मुंबई की है और रवि पिक्चर्स के बैनर के तले बहुत सारे टीवी विज्ञापन और सीरियल्स का निर्माण करते रहते हैं। कविता, कहानी और हाइकू की कई किताबें उन्होंने प्रकाशित की है। दूरदर्शन, रेडियो मंचों से कई बार काव्य पाठ किया है।
अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है और संचालक के तौर पर ऑनलाइन शो सफ़रनामा विद रवि यादव के माध्यम से फिल्म साहित्य व कला से जुड़ी हुई साक्षात्कार करवाते रहे हैं और बतौर गीतकार सुप्रसिद्ध गायकों की आवाज़ में अनेक गीत रिकॉर्डेड किए, जैसे कि कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, कैलाश खेर साहब, अनूप जलोटा जी और बहुत सारे, मोहम्मद सलामत साहब जी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं इनसे बात कर रहा था, नाश्ता करने का सौभाग्य मुझे इनके साथ मिला, बात करते करते सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, जो पेड़ बड़ा होता है वो झुकता है, जो पेड़ बड़ा नहीं वो अकड़ता है। और समीर साहब, इससे पहले कि आप शुरू करें, वो वीडियो देखते हुए मुझे एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर ने इनकी डायरी ऊपर से नीचे जब फेंक दी तो इनके पिताजी की बात याद आई। तो मुझे मेरी लिखी हुई एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई कि रोज अंधेरे में डूबकर, रोज अंधेरे में रात भर डूबकर सुबह जब निकल आता है भानु, तो मैं तो इस छोटी सी गम की बादरी में लिपट करके क्यों हार मानूं। तो जो अंधेरे पार करता है वही चमकता है, वही निखरता है। और आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे सामने कई अंधेरों को पार करके रोशन हुई है, और मैं चाहूँगा कि 2 शख्सियतें एक साथ है, हम उनको सुनते हैं, जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी गुणीजन हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और जब सामने आदरणीय समीर साहब हों, समीर साहब सिर्फ ये अपने आप में नाम ही काफ़ी है। तो हम जैसे जो छोटे छोटे अभी कह लीजिए जो छोटे छोटे चिराग हैं जो जलने की कोशिश में हैं, जैसा आपने कहा था कि जब बड़े पहाड़ सामने होते हैं, बड़े वृक्ष सामने होते हैं, तो जो छोटे उगते हुए पौधे होते हैं उनका परिचय सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि हम उसी विधा के पहले कदम के छात्र हैं जहां पर आज हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ में बैठे हुए हैं। समीर साहब, आपका बहुत दिल से, बहुत मन से इस फेस्टिवल में आपका स्वागत करता हूं। परिचय क्योंकि इतने अच्छे से दिया जा चुका है और हमारे पास क्योंकि समय की जो कमी है, तो उस तरफ न जाते हुए एक मेरे मन में ये सवाल था कि जब कोई व्यक्ति किसी भी विधा में शुरुआत करता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो उसके लिए उत्साह या पैशन के लिए करता है कि एक बार किसी तरह मेरा नाम टेलीविज़न पर, फिल्म में आ जाए, या अगर वो गीतकार हैं तो मेरा कोई गाना रिकॉर्ड हो जाए। धीरे धीरे वही चीज़ जब प्रोफेशन बन जाती है, उसकी रोजी रोटी का जरिया बन जाती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पैशन ख़त्म हो जाने लगता है कुछ लोगों का। करीब करीब 40 साल, 39 साल के आसपास आपको हो गए हैं। वो जो बच्चा है जो आज भी ये सोचता है कि मुझे कुछ कमाल लिखना है, मेरा शायद ये पहला गीत होगा, कैसे बचा के रख पा रहे हैं सर? 40 साल से बचा के रखा है, हर गीत नया लगता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, और बहुत अच्छा सवाल किया तुमने कि आप जब सफ़र शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई मनसा होती है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं। हर आदमी का सपना यही होता है कि हम आगे जाएं, मेरा नाम हो, मैं बहुत पैसा कमाऊं और दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से मेरी ज़िंदगी लैस रहे। होना भी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई प्रोत्साहन ज़रूरी है, उसके बगैर आप कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। कोई न कोई एक इंटरेस्ट रेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपको खींच के बहुत दूर तक ले जाए। मैं भी जब इंडस्ट्री में आया तो मेरे भी दिमाग में वही ग्लैमर था। मैं भी चाहता था कि मैं भी साहिर बनूं, बख्शी बनूं, मजरू बनूं, अनजान बनूं, और बड़ी आसान लगती थी ये दुनिया। मगर मेरा सपना तब इतना बड़ा नहीं था। तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं केवल एक सपना लेके आया था कि अगर रेडियो सिलोन पे एक बार मेरा गाना बज गया तो मैं समझूंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें मैं बड़ा सफल हूँ। क्या बात। और ईश्वर ने वो दिन भी दिखाया कि मैं जहाँ से गया केवल मेरे गाने मुझे बजते हुए सुनाई पड़े। तो मगर कभी लोग कहते हैं कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित करो फिर चलो। मेरा सोचना बड़ा उल्टा रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ लक्ष्य निर्धारित मत करो। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब होता है कि आप अपनी बाउंड्री कहीं फिक्स कर देते हो। बिना लक्ष्य के जब आप चलते हो तब आप असीमित यात्रा तय कर सकते हो, वरना जैसे ही आप उस मकाम तक पहुँचते हो आप ठहर जाते हो। जैसे आप आलोम विलोम करो, कपाल भारती करो, ये सोच के करो कि मुझे 25 करना है, तो 20 तक पहुँचते पहुँचते थकान होने लगती है। अगर आप ये सोच के चलो कि नहीं यार तब तक करना है जब तक अंदर से लगे कि नहीं और कर नहीं सकते। तो मैंने कभी जीवन में कोई लक्ष्य बांधा नहीं। मेरा ऐसा रहा कि लिखते जाओ,
और आगे बढ़ने के या यहाँ तक पहुँचने के पीछे की जो सबसे बड़ी ताकत है, अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस। मैं उनको दो ही बात बोलता हूँ कि मैंने जीवन में जो कुछ हासिल किया उसके पीछे केवल मेरी दो फिलॉसफी रही है, कर्मा, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव थॉट्स। ये दो चीज़ें आपको ऐसी ऊर्जा देती हैं कि अगर ये आपके अंदर हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मैं हासिल कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं भी आप जैसे हार्ड मास का बना हुआ आदमी हूं, तो अगर मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है तो आपका क्यों नहीं जा सकता। मगर जब लोग पूछते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि डैडी हाउ यू अचीव्ड दिस अवार्ड, सो मैंने उनको बोला कि बेटा तुम्हारा सवाल आसान है मगर इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे एक दिन का वक्त दो। और मैं सोचने लगा कि सचमुच मैंने ऐसा क्या किया। सो सब कुछ सोचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि केवल एक ही काम किया। क्या बात है, जोरदार तालियां इस लाइन के लिए। क्या बात। जीवन में आप कुछ सोचो मत, केवल काम करो और आप काम करते जाओ। और वही पागलपन था आज भी, अभी भी जब मैं कोई गाना लिखने जाता हूँ तो मेरे अंदर वही नर्वसनेस होती है जो मेरे पहले गाने में थी। और वो जो नर्वसनेस है, वो जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, वही आपको लंबे सफ़र तक ले जाने की ताकत। जिस दिन वो इनसिक्योरिटी आपके दिल से चली गई ना, आप समझ लें कि बस आपका प्रोग्रेस रुक गया, आप कहीं ठहर गए हैं। बोलते हैं ना कि हर कतरे की तमन्ना होती है समंदर बनने की, और अगर वो तमन्ना नहीं हो तो कतरे का वजूद खत्म हो जाएगा। तो उसी प्यास में जीते रहना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि आप समंदर बन जाएं, मगर एटलीस्ट उस कोशिश तो करते रहेंगे ना। तो हमारी हमेशा कोशिश रही है और आज भी उसी कोशिश में हूँ। आप लोग कहते हैं कि मैंने इतना गाना लिख लिया और मैं इतना कामयाब हूँ, तब मुझे पता चलता है। वो कहते हैं ना, आपने एहसास, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक बहुत खूबसूरत शेर है कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। क्या बात। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां, वाह। तो मेरे आगे बढ़ने की वजहात यही हैं, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। मैं कई बच्चे आते हैं मुझसे ऐसा पूछते हैं कि सर से अगर बात करेंगे तो फटाफट मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं बेटा, कहीं किसी भी मंजिल तक पहुंचना और जहां से आपकी शुरुआत हुई है उसके बीच की दूरी को तय किए बगैर आप वहां नहीं पहुंचोगे। तो दूरी तो तय करना पड़ेगा। क्या बात है। मेरी दिक्कत आज ये है कि मेरे पास इतना रिसर्च है कि मैं चाहता हूँ कि 5-6 घंटे की बातचीत समीर साहब के साथ रखूँ। उनके साथ 5-6 घंटे भी कम होंगे, लेकिन अपने चंद सवाल, क्योंकि जिस तरह आज हम वो सारे सवालों पे बात नहीं करेंगे जो दुनिया उनके बारे में जानती है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उनकी बातचीत के दौरान अहमदाबाद ये एहसास ज़रूर कराए कि समीर साहब के यहाँ होने का मतलब अहमदाबाद के लिए क्या है, और वो आपकी तालियाँ, आपकी जो गर्मजोशी है वो बनी रहनी चाहिए। समीर साहब, आप पर कई आरोप भी लगाने का मन है मेरा, थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, क्योंकि उमा जी और यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, लेकिन आरोप भी थोड़े होने चाहिए। लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही कि जब खतरा शुरुआत करता है वो समंदर हो, ये तो बाद में पता चला कि आप समंदर हो गए। समंदर से टकराए आप पहली बार, समंदर का नाम आदरणीय अनजान साहब, आपके वालिद, आपके पिताजी, और देश के मशहूर गीतकारों में, शीर्ष गीतकारों में अनजान साहब का नाम है। मैं चाहूँगा जो बच्चे हैं वो ज़रूर बाद में गूगल पे जाके देखें, अभी नहीं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं। अनजान साहब खुद बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत कामयाब थे, और अक्सर जब कोई व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो उस विधा में अपने बच्चों को आने से रोकता है, लेकिन जब कामयाब होता है तो वो उसकी ऊंचाइयां देखता है, उसकी अच्छाइयां उसके सामने होती हैं। फिर भी जितना मैंने सुना कि शुरुआत में अनजान साहब नहीं चाहते थे कि आप गीतकार बने। आपने कभी पूछा क्यों नहीं चाहते थे वो कि आप गीतकार बने? रवि, जैसा आपने कहा कि जब आदमी सफल होता है तो वो चाहता है कि बच्चे उसकी
उसके रास्तों से चलें, उस रहगुजर से चलें। पिताजी सफल जरूर हुए, मगर उस सफलता के पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष रहा। वो मुंबई में 1953 में आए थे और लिटरली उनको सफलता मिली 1970 में। तो 17 साल के संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली, और वही दौर था जब मैं जवान हो रहा था। और इसीलिए उन्होंने कहा मुझसे कि वो नहीं चाहते थे कि जिस आग में वो जले हैं उसमें उनका बेटा जले, और उनको पता चल चुका था कि यहाँ कामयाबी हासिल करना, एज ए लिरिक राइटर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल टास्क है। उस घबराहट से मैं हिंदी पढ़ना चाहता था, उन्होंने मुझे लिटरेचर से अलग कर दिया। बोले नहीं, तुम कॉमर्स पढ़ो, क्योंकि अगर ये साहित्य से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम जीवन में गीतकार के अलावा जो बनना चाहो, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, मगर गीतकार बनने का अगर सपना देखना तो मुझे भूल जाना। और मैं उनकी उस बात को, उनके आदेश को फॉलो करता रहा, और मैंने एमकॉम किया बनारस यूनिवर्सिटी से, और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मैंने दो दिन की नौकरी की। 2 दिन नौकरी भी की। मगर बचपन से लेके आज तक मैं कभी भी अपने दिमाग की बात नहीं सुनता, मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ। और मेरे दिल ने हमेशा मुझसे कहा कि समीर, आप जहाँ बैठे हो वो आपकी मंजिल नहीं है, यहाँ ये गलत जगह है आपके लिए, आप पे हौसला करो और आप यहाँ से निकल जाओ। और वो एक रात का फैसला था। मैंने अपनी माँ से 500 रुपया लिया, और मुझे वो दिन याद है, 5 अप्रैल 1980 में 6 अप्रैल 1980 को मैं मुंबई की सरजमीन पे पहुंच चुका था। और वहाँ से तकरीबन 1 साल का संघर्ष जो रहा, वो पिताजी को पता भी नहीं था कि मैं इस शहर में हूँ। अच्छा, उनको मालूम भी नहीं था? बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत कहीं न कहीं नाराज़ था, और मैं ये सोच के आया था कि अपनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिता को ये बात मंजूर नहीं है, और मिलूंगा तो बहुत नाराज़ होंगे कि मेरे इतने कहने के बावजूद तुम आए। मगर एक बीच में कुछ दौर ऐसा आया कि 2 दिन के लिए मैं बनारस गया, और मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो मुझे याद है मुंबई के फुटपाथ पे जो शर्ट बिकते थे, जिनकी प्राइस उस ज़माने में 10 रुपये हुआ करती थी, वो शर्ट पहन के मैं अपने घर गया था, और एकदम पतला दुबला हो गया था। तो माँ बहुत घबराई, और उसने एक खत लिखा पिताजी को कि मेरा बेटा इतने दिनों से मुंबई में है, आपने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। तो उन्होंने जवाब दिया, भैया आपका बेटा मेरे सपनों में नहीं आता है, अभी मुझे कैसे पता कि आपका बेटा मुंबई में है, अगर आपने कहा है तो अब मैं खोज खबर लेता हूँ। और मेरे किसी रिलेटिव के माध्यम से उन्होंने मुझे बुलवाया। ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही है, और मैंने कई बार बताया भी है। मैं बताता इसलिए हूँ कि ये मुलाकात केवल मुलाकात के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ मैं उस दिन के बाद मैं मानने लगा कि मेरे बाप से बड़ा फिलासफर कोई नहीं होगा। जिस आदमी ने ज़िंदगी के ऊपर मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत बात लिखी कि मैंने आज तक ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी कहीं। वो आप सब वो गाना जानते होंगे कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। क्या बात है। अनजान साहब के लिए एक बार जोरदार। तो मेरे पास बैठे, और आप सोचिए 23 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। ये जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, 23 साल में मेरे ख्याल से मैं अपने फादर से 4 या 5 बार मिला हूँगा, क्योंकि 17 साल वो स्ट्रगल में गए। उस बीच में कभी किसी की डेथ हो गई, या कोई उनकी किसी सिस्टर की शादी हुई, तो 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, चले गए। तो मैं कहीं भी अंदर से ये महसूस ही नहीं करता था कि वो मेरे पिता हैं। वो जब आए तो मुझे लगा कि घर में कोई रिश्तेदार आया है, और जब ये मुलाकात भी हुई तो वहाँ भी ऐसे ही लगा। तो मैं अंदर से ये एहसास ही नहीं कर पाऊँ कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ। और जब ये आमना सामना हुआ और उन्होंने सवाल किया, तो मैं उसी खुन्नस में था, उसी नाराज़गी में था कि यही वो आदमी है जो मुझे यहाँ आने नहीं देना चाहता है।
और आज ये आदमी जो सवाल करेगा मैं इसको 2 टूक जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि देखो तुम बड़े हो गए हो, तुम 23 साल को हो, तुमको अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। मैं तुमसे चंद सवाल करूंगा, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मेरी तरफ से इजाज़तनामा है, फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो तुमने तो रास्ता चुन लिया बेटा, फिर तुम अपनी लड़ाई देखो, मगर मेरा नाम उसमें शामिल नहीं होगा। रवि, उन्होंने पहला सवाल ऐसा किया कि मैं घबरा गया। उनका पहला सवाल ये था कि तुमने जीवन में कभी किसी लड़की से इश्क किया? अब ये जगह बहुत अजीब थी, मुझे ये बात नहीं समझ में आई यार इस वक्त ये सवाल ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मगर चूंकि मैं सोच के आया था कि जो पूछेंगे उसका 2 टूक जवाब दूंगा, तो मैंने बोला हाँ किया। क्या सोच के प्यार किया? मुझे लगा शायद नाराज हो गए कि तुम संघर्ष कर रहे हो, खाने को पैसा नहीं है और तुम प्यार कर रहे हो, ये कोई उम्र है प्यार करने की? मैंने बोला पापा कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता, प्यार करता है तो करता है। और मैं शुरू जब पहला सवाल ही इन्होंने किया तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ कि आखिर इन्होंने सवाल किया क्यों है। अब देखिए उस फिलासफर बाप का जवाब। उन्होंने कहा कि अभी आपने पूछा नहीं कि मैंने आपसे सवाल क्यों किया। मैंने बोला बता दीजिए आपने क्यों किया। बोले देखो बेटा, ये जो इंडस्ट्री है ना, जिस जगह तुम आए हो वो एक महबूबा की तरह है, और मैं जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े आशिक हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जो सच्चा आशिक होता है वो कभी सोच के प्यार नहीं करता कि उसका अंजाम क्या होगा। वो लड़की बेवफा भी हो सकती है, बावफा भी हो सकती है, मगर वो जब प्यार करता है तो करता है। और जो अंजाम के बारे में सोचता है वो कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वो ये देखता है कि लड़की पैसे वाली है कि नहीं, इससे मुझे क्या फ़ायदा है, ये खूबसूरत है कि नहीं, ये कैसे। तो इसका मतलब है मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम भागोगे नहीं, तुम सच्चे आशिक हो, इस इंडस्ट्री में आए हो तो लड़ाई तो तुम लड़ोगे। दूसरा सवाल, क्या सोच के यहाँ आए थे कि ये जन्नत है, अप्सराएं हैं, मैं साहिर बन जाऊँगा, बख्शी बन जाऊँगा और लोग मेरे ऑटोग्राफ लेंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊँ, यही सोच के आए ना? मैंने बोला हाँ। अब देखिए जवाब, फिर वही जवाब, फिलासफिकल जवाब आया। बोले मगर एक बात तुमको पता है बेटा, जन्नत कब मिलती है? मैंने बोला नहीं। बोले उसके लिए मरना पड़ता है। अगर जन्नत देखनी है तो मरने के लिए तैयार हो कि नहीं पहले ये बोल दो। अगर मरना चाहते हो तो जन्नत का सपना देखना, वरना देखना मत। तो उस वक्त तो मुझे लगा कि हाँ यार बात उस वक्त तो समझ में आई, मगर उसकी गहराई जैसे जैसे बड़ा होता गया तब मैं ज़्यादा उस बात को समझने लगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं तुमको अब 1 साल लिखने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस विधा से तुम आए हो और जिस विधा में आए हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गीतकार और एक कवि में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कवि जो होता है वह स्वच्छंद होता है, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। गीतकार कभी वो नहीं लिखता जो वो लिखना चाहता है, वो हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी उससे लिखवाती है, जो एक किरदार उससे लिखवाता है, जो एक धुन उससे लिखवाती है, और बहुत से लोगों के पसंद के दायरे में होता है। वो डॉक्टर होता है, वो डायग्नोसिस करता है और उसका इलाज करता है। तो ये चीज़ें मुझे तुमको समझानी पड़ेंगी। और ये एक लंबा सिलसिला चला, और उसके बाद जिस दिन उनको लग गया कि नहीं उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग दे दी है, उसके बाद से मैं आज़ाद हुआ और अपना सफ़र मैंने शुरू। फिर आप समीर की तरह बहते रहे। नंदा साहब, ये कितनी अच्छी बात है ना कि अक्सर हमारे पिता अगर पूछ लें किसी से प्यार किया है तो भाग जाएंगे हम लोग, क्योंकि लगता है कि पता नहीं इसके बाद कितनी कुटाई पिटाई हो जाती है ना ऐसी बातों पर। ऐसे पिता ईश्वर सबको दे जो इस बात पे खुश हैं कि चलो किया है तो बहुत अच्छी बात है। उमा जी, मैंने आपसे पूछा था, आप नकार गए थे। हालांकि इस समय नहीं पूछना चाहिए, भाभी बैठी हुई हैं, अगले सवाल पर आते हैं। इस तरह का रिस्क ना लिया जाए। लेकिन सर मैंने देखा आप कमाल का रिस्क लेते हैं सर। मैंने बहुत इंटरव्यूज आपके देखे। आप एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मैम यहाँ बैठी हुई हैं, मैं बहुत विनम्रता से एक तो उनको प्रणाम करता हूँ मंच से। हमारे साथ में जो हैं श्रीमती समीर अंजान साहब भी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैम, कभी अकेले में चाय देते समय, खाना खिलाते समय कभी पूछा है कौन थी?
कभी ऐसा मौका आया? मैं चाहता हूं कि मैं या तो माइक दूं मैम को या हमारा कोई वॉलंटियर उनको माइक दे। सर मैं ये इस तरह के आरोप लगने चाहिए सर। मैम कभी ऐसा लगता है कि पूछा जाए कि कौन है, किसके लिए आप लिखते हैं? सच बताते हैं? नहीं, बस घुमा देते हैं। शब्दों में ही घुमा देते हैं। शब्दों में ही घुमा देते हैं कि बस तुमको ही देख के लिखता हूँ, मगर कभी पास में बैठ के मुझे मतलब पता नहीं कि अभी लिखे हों। एक बार उन्होंने किसी गीत के लिए कहा था कि आपको देखकर लिखा, और आपने मुस्कुरा के कहा था कितना अच्छा झूठ बोलते हो, ऐसा हुआ था? जी हाँ। झूठ बोलने में तो माहिर हैं। ये तो कवियों की बेइज्जती होने लगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। सर ऐसे बहुत सारे और भी आरोप हैं, और आपने एक बड़ी गंभीर बात कही सर इस हंसी मजाक के बीच में। आपने भाषा की बात कही, कवि और गीतकार के अंतर की बात कही। भाषा जो होती है गीतकार की, वो कितनी अपनी होती है और कितनी किरदार की होती है, इस पर काफी विवाद शुरू से रहा है। आप किस पक्ष में हैं कि जो भाषा आदरणीय समीर साहब की है, जिसमें वो कविताएं लिखते हैं, गहरी कविताएं लिखते हैं, क्या आप उसको मेंटेन कर पाते हैं, या जैसा किरदार होता है आपको उसके साथ जाना आपकी मजबूरी होती है? बहुत अच्छा सवाल है रवि, और बहुत इस पे बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरे ऊपर बड़े आरोप प्रत्यारोप भी लगे, और लोगों ने कई बार मुझसे कहा कि जब मैं आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, ये तमाम रोमांटिक फिल्में लिख रहा था, तभी एक फ़िल्म ऐसी आई जिसमें मुझे एक गाना लिखना पड़ा, सरकाए खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। बड़ा हंगामा हुआ कि समीर साहब ये क्या। फिर एक फ़िल्म आई कूली नंबर 1, उसमें मैंने लिख दिया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लोगों ने कहा कि समीर साहब अच्छा खासा काम आप कर रहे थे, या आप इस तरह के गाने क्यों लिख रहे? सवाल ये है, जैसा मैंने कहा अभी, मैंने बताया कि कवि और गीतकार के बीच बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो हम कभी वो नहीं लिखते जो हम चाहते हैं। हम जब साहित्य के लिए लिखते हैं तो जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी सोच होती है, हम वो लिखते हैं। मगर जब हम फिल्म के लिए लिखते हैं तो उस किरदार को मुझे जीना पड़ता है। जैसे अगर कूली नंबर 1 में गोविंदा का कैरेक्टर कूली का है, और मैं उसके लिए गाना लिख दूं कि चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, तो या तो लोग उसे पत्थर मार देंगे या मुझे पत्थर मार देंगे। तो मुझे उस किरदार में ढलना पड़ता है। आप मुझसे नहीं, आप शैलेंद्र जी से लेके जब आप बात शुरू करें तो हमेशा उन्होंने केवल किरदार को जिया है, किरदार को लिखा है। और इस बात से के लिए मैंने एक बार आनंद बख्शी साहब से पूछा था। मैंने बोला अंकल कि जब आप ये गाना लिख रहे थे, बहुत मशहूर गाना है, भैया कुछ लोग बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है, या तो आप बैठ जाएं या तो जी। मेरा सभी से अनुरोध है कि बहुत ये गंभीर बातें हैं, और साहित्य और फिल्म का जो रिश्ता है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये विनम्र अनुरोध है कि बैठें। जी। मैंने कहा कि जब आप वो गाना लिख रहे थे कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वो सिचुएशन ये है कि एक ट्रक ड्राइवर एक तवाइफ के कोठे पे जाके, वो उसकी महबूबा है, उसके लिए गाना गा रहा है। वहाँ आपने ऐसा गाना क्यों नहीं लिखा कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, तुम जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। आपने एक अंतरे में एक कमाल की लाइन लिखी है, क्योंकि मैं उनका बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, मैं उनको बहुत रिगार्ड्स करता हूँ, और मेरा सपना बचपन से था कि मैं जब बड़ा हूँ तो मैं आनंद बख्शी बनूँ। और मैं जब उनकी वो लाइनें सुनता था, ABCD छोड़ो नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी, तो मुझे लगे कि यार ऐसा कभी मैं भी लिख पाऊंगा क्या। तो उन्होंने उसमें एक लाइन लिखा है, देखिए वो ट्रक ड्राइवर है, तवाइफ के कोठे पे गाना गा रहा है, और सिमलीस क्या दे रहा है, उपमाएं क्या देता है कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, क्या बात है, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा। सो ये होता है गीतकार जो करेक्टर जीता है। अगर आप करेक्टर नहीं जीना जानेंगे तो आप कभी फिल्म में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे गीतकार आए जो लिटरेचर से आए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और कुछ लोगों ने तो मुझसे सामने से कहा कि समीर
तुम जो काम करते हो बाहर की दुनिया से मुझे बड़ा आसान लगता था, मगर यहाँ आने के बाद हमने कलम रख दिया कि भैया ये काम हमसे नहीं होगा। और रवि जब मैं आया तो मैं भी यही सोचता था कि बहुत आसान है, मगर मेरा पहला इंटरव्यू आया कि आसान कहना बहुत मुश्किल है, मुश्किल कहना बहुत आसान। आसान कहना बहुत मुश्किल, वाह। इस बात पर हमेशा वो रहा है कि जो फिल्म वाले लोग हैं, साहित्य, जैसा सर ने अभी कहा भी, इस समय हम हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक महारथी के साथ बैठे हैं, और उसी इंडस्ट्री का सबसे छोटा हिस्सा होने के नाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार जैसी है, बहुत खूबसूरत परिवार है, कलाकारों की दुनिया है। बाहर से जो दिखती है फिल्म इंडस्ट्री, वो जो आप नज़रिया बनाते हैं बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उसका उदाहरण मैं अभी समीर साहब से जोड़ के देना चाहता हूं कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब, ग्रेट लिरिसिस्ट, आनंद बख्शी साहब, दोनों आपके आइडियल, और उसी वक्त में समीर साहब का जो दौर है वो अपने उरूज पे आ चुका था, लेकिन उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिला। ये है हमारी इंडस्ट्री, जब साथ में चलने वाले अपने ही कद के लोगों को लोग बढ़ाते हैं। वो उसका दूसरा उदाहरण है मोहम्मद रफ़ी साहब के जॉनर के गायक महेंद्र कपूर साहब। एकमात्र रफ़ी साहब के जो शागिर्द हैं ऑफिशियल, वो महेंद्र कपूर साहब हैं। तो ये है फिल्म इंडस्ट्री। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो हमारे गीतकार हैं वो पूरी तरह साहित्यकार हैं, क्योंकि बस उनकी साहित्य की विधा जो है वो, जैसा सर ने कहा कि उस तरह के गंभीर शब्दों को तो आप नहीं वो कर सकते। सर, एक जो ये एक बात है कि कभी कभी कोई फिल्म जब बनती है, जब अक्सर फिल्म बनती है, तो कभी कभी उसके लिए सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि भाई इस तरह के गाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके साथ तो शुरुआत में ही कमाल हुआ कि गीत इतने कमाल लिखे गए कि उसके लिए फिल्म बनानी पड़ी। आशिकी अपने आप में एल्बम थी। बिल्कुल, और बड़ा संघर्ष का दौर था, वहीं से शुरुआत हुई थी। उसके पहले मेरी दिल रिलीज हुई थी तो थोड़ा नाम हो गया था। आशिकी जब गुलशन जी के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा भाई हम फिल्म तो नहीं बनाते, हम एल्बम बनाते हैं। और उन्होंने उसके पहले एक एल्बम बनाया था जो बड़ा मशहूर हुआ, लाल दुपट्टा मलमल का। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एल्बम बनाएं। तो हमने एक एल्बम शुरू किया जिसका टाइटल पहले रखा गया था चाहत, और पहला गाना ही हमने लिखा था मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और वो एक म्यूजिक बैंक बनाए थे, और जो प्रोड्यूसर्स आते थे उनको सुनाते थे कि हमारा ये म्यूजिक बैंक है, आप सुन ले, अगर आपको कुछ गाना पसंद हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। लकली महेश जी गए और उन्होंने इसके 3 गाने सुने, तो उन्होंने कहा कि गुलशन जी मुझे ये गाने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं नदीम श्रवण से बात करता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं इन गानों के ऊपर एक फिल्म की कहानी लिखूंगा और उसके आसपास इसका ताना बाना होगा पूरा। और फिर उन्होंने आशिकी बनाई और उसका टाइटल आशिकी रखा, और मुझे बुला के फिर टाइटल गाना उन्होंने मुझसे लिखवाया। तो इस तरह से बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि कई बार यश चोपड़ा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। देखिए, उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें उस पिक्चर का नाम पहले कुछ और था, मगर साहिर साहब के एक गाने ने उस फिल्म का टाइटल उनको दिया। वो गाना था कि तुम, उस गाने की लाइन से उन्होंने पूरी कहानी क्रिएट की, और मैं अभी बताऊंगा तो अब फिल्म आपको याद आ जाएगी कि एक लाइन ने पूरी कहानी दे दी उनको। और वो गाना था कि तुम मुझे चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, ये पूरी डर है। डर फिल्म जो है वो पूरी फिल्म की कहानी जो है उस एक गाने से है। तो हमारे तो 3-4 गाने सुनने के बाद उन्होंने कहानी बनाई। तो इंस्पिरेशंस जो हैं कई बार कहाँ से आती हैं कुछ पता नहीं हमको। लोग अक्सर जो कई बार जैसे तुम सवाल पूछ रहे हो, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि सर आपकी इंस्पिरेशंस क्या है। और पूछने वाले के मन में 2 ही चीज़ें होती हैं कि शायर की 2 ही कमजोरी होती है, लड़की, शबाब और शराब। वो हमसे हमेशा कहते हैं कि सर आपका ज़रूर किसी से रोमांस होगा, आप शराब बहुत पीते होंगे। मैंने उनको कहा कि देखो, मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन गाने जो मैंने लिखे हैं, इतने ख़राब माहौल में मैंने लिखा है जहाँ आप कोई रोमांटिक लाइन सोच नहीं सकते। मैंने कहा मैं साजन के गाने लिख रहा था और मेरे पिताजी आईसीयू में थे,
और डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया था कि आप जितने क्लोज रिलेटिव हैं इन्फॉर्म कर दीजिए, एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन। और मैं उसी हॉस्पिटल के टेरेस पे बैठ के गाना लिख रहा हूँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। सोचिए, जोरदार तालियां। कई बार आप, हमारा ये प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन है, ये ऐसा नहीं कि जब आपका मन में, अभी एक शेड्यूल जा रहा है, संजय दत्त की डेट है, सलमान की डेट है, प्रोड्यूसर रो रहा है कि सर गाना नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो मैं हमेशा, मैंने कहा कि मैंने एक फिल्म लिखी थी मधुर भंडारकर जी की, ट्रैफिक सिग्नल। उसमें मैं जा रहा था रास्ते से और मैंने देखा कि एक कचरे के डब्बे में एक साथ एक कुत्ता और एक भिखारी दोनों अगल बगल सोए हुए हैं उस कचरे के डब्बे में। तो उसी वक्त देखते ही मेरे मन में एक लाइन आई कि यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है। तो कौन सी चीज कब आपको, ये जो गाना था तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, ये लिखी हुई कोई कविता नहीं थी। कभी किसी ने फोन पे ये जुमला मुझसे कह दिया कि सर आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा यार इसने, चूंकि हम लोग खोजी होते हैं, हम हमेशा सर्च पे रहते हैं, आपका एक अच्छा डायलॉग क्या मुझे दे के जाएगा आपको पता नहीं, मगर मैं वो चीज़ ले लेता हूँ। जैसे आनंद बख्शी साहब ने मुझे बताया कि एक सेटिंग कर करके वो लोग ऊब गए थे, गाना बन ही नहीं रहा था। तो ओम प्रकाश जी निकलने लगे तो बोले बख्शी एक काम करते हैं, अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर कल बैठते हैं यार। उन्होंने बोला मंडेश जी मिल गया गाना, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कहाँ वहाँ जहाँ कोई। हम चूंकि खोज में रहते हैं तो हमको कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जिससे मैं इंस्पायर हो सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हिमालय हो, कुदरत के नज़ारे हों, झील हो, लड़कियाँ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप, एक बहुत खूबसूरत लाइन है रमाकांत अवस्थी जी की कि कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। जब आपका दिल होता है ना तो आप वर्सर सिचुएशन में भी बेस्ट काम कर सकते हैं, और अगर दिल नहीं है तो आपके दुनिया की बेहतरीन लोकेशन पे भी भेज दिया जाए आप कुछ नहीं करेंगे। तो वो मन का होना बड़ा जरूरी है। क्या बात है, ये जो सर ने बात कही कि मन अगर है तो सब कुछ है, उसी तरह मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संख्या कितनी होती है ये मायने नहीं रखता। हम भीड़ से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, चंद लोग हमारे जानकार होते हैं। सभागार में जितने लोग हैं उनकी उपस्थिति ये बताती है कि भले ही वो 4 लोग हों, लेकिन साहित्य को, गीत को, आदरणीय समीर साहब जैसे व्यक्तित्व को समझने वाले लोग हों। आप लोग यहाँ हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। उमा जी, इस खूबसूरत आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आदरणीय समीर साहब से बात करने का हमको मौका मिल रहा है। समीर साहब, एक बार मैंने ना नीरज जी से बात की, जब नीरज साहब जीवित थे। मैंने उनसे कहा कि सर आपने छोड़ दी इंडस्ट्री ऐसे समय पे जब आप उरूज पे थे, आप बिल्कुल ऊंचाइयों पर थे। उन्होंने कहा कि रवि उस समय हम गीत लिखा करते थे और उसके बाद धुन बनती थी। फिर हमारा जब दौर, उस समय एक दौर आया कि पहले धुन बनने लगी और उस पर जो है गीत लिखे जाने लगे। मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद का पूरा दौर जो है वो धुन पर गीत लिखने का रहा। आपके अनुसार एज अ गीतकार, एज अ लिरिसिस्ट, कौन सा जरूरी है कि पहले हो? क्योंकि गीतकार कहते हैं कि हमारे गीत हमारे हिसाब से लिखने दो, उसके बाद धुन बनाओ, और म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई हमें धुन अगर आ रही है तो आप उस पर गीत लिखें। आपके अनुसार आप इसमें से, दोनों में से किसके साथ ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल रवि। और अक्सर लोग, जो आम फहम लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि धुन पे गाना लिखना, और कैफी साहब ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि धुन पे गाना लिखना मतलब एक मुर्दे को कई हिस्सों में काट के दफन करने जैसा है। और इस बात से मेरी थोड़ी उनसे बहस भी हुई। मैंने उनसे कहा कि कैफी साहब ऐसा नहीं है, आप आईने का एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा कि ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर आप को गाना लिख के दे दिया जाए तो आप उसी दायरे में आपको उसकी धुन बनानी पड़ेगी। मैंने बोला उसका उल्टा सोचिए, अगर म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि यार आपने लिख के दे दिया, इसका मतलब है कि उसी लिखी हुई चीज़ पे मुझे धुन बनानी पड़ेगी, तो मेरे सामने बंदिश आ गई कि मैं अगर कोई खुली ट्यून बनाना चाहता हूँ, अलग कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँ?
तो फिल्म इंडस्ट्री का काम, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों विधाओं में होना, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। और जैसे नीरज जैसी जो बात आपने कही या कैफी साहब ने अगर ये बात कही, ये वो लोग थे जो धुन पे कंफर्टेबल नहीं होते थे, इनको धुन पे लिखना नहीं आता था, इसलिए ऐसी बात। वरना उस ज़माने में, साहिर साहब के ज़माने में भी मुझे याद है आनंद मिलिंद के पिता चित्रगुप्त जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बहुत खूबसूरत गाना उनका था जो साहिर साहब ने धुन पे लिखा था। मजरू साहब ने उस ज़माने में ऐसे ऐसे गाने धुन पे लिखे हैं, मैंने उनसे कितना कुछ सीखा है। लोग बोलते हैं कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट धुनें जो किसी राइटर को जिनको मिली है वो थे मजरू साहब। और मैंने उनसे ये गुर बहुत सीखा कि अंकल आप ये धुन पे लिखते कैसे हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें मुझे बताई हैं और मुझे कहा उन्होंने कि देख तू मेरा कंपटीटर है, मगर मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरे इतने अजीज दोस्त का बेटा है जिसको मैं जान से ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ तू याद कर ले, तो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे आप एक फिल्म लिख रहे हैं डिस्को डांसर, अभी आप डिस्को डांसर में क्या पोइट्री लिख के देंगे उसको? आपके पास डिस्को की बीट तो होनी चाहिए, धुन तो चाहिए। अभी आपको रिदमिक गाना, कोई डांस का गाना बजाना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, धुन के आने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि कई बार आप उस एहसासात में जा नहीं पाते। जब एक धुन बजने लगती है, आपने सुना कि ऐसे धुन बजती थी कि बादल से पानी बरसने लगता था लोग, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है उस धुन में, उस राग में वो ताकत होती है कि आपको उस दिशा में खींच के ले जाए। अभी एक सैड गाना लिखना है, अब मेरा मूड सैड हो नहीं रहा है, मगर जैसे वो मैं धुन बजाता हूँ ना, मैं तुरंत उस ट्रांस में चला जाता हूँ। तो धुन के बगैर तो फिल्मों में सदियों से लिखा जा रहा है और सदियों तक लिखा जाएगा। हाँ, परसेंटेज थोड़ा ज़रूर ज़्यादा हो गया। पहले अगर वो 50-50 था तो अभी 60 हो गया, 70 तक हो गया। मगर ऐसा अभी भी, मैं बहुत से गाने मेरे ऐसे हैं जिनको मैंने लिख के दिया, उसके बाद धुन बनाई गई है। तो हम लोग हमेशा काम करते हैं तो ये बोल के करते हैं कि अगर आपकी धुन अच्छी है तो मैं उस पर लिख दूंगा, अगर मेरा लिखा हुआ अच्छा है तो आप उस पर धुन बना दो। मगर ये बोलो कि नहीं एक ही विधा में काम होगा, वो फिल्म का काम नहीं हो सकता, ये पक्का है। इतने गुणी लोगों से ही इस तरह की बातें की जा सकती हैं। मैं जब प्रोग्राम में आया तो मैंने कुछ लोगों से 100-100, 200-200 रुपये ले लिए थे, इस वजह से कि मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि समीर साहब से कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा। मुझे रहना है 2 दिन तो मैं उस बात के डर में हूँ। मैं इस सवाल के बाद तो आप जो भी पूछना चाहें 1-2 सवाल लेंगे, क्योंकि मुझे भी कई सारे और सवाल करने। सर, मैं जो आरोप की बात आप पे कर रहा था, बड़ा गंभीर आरोप है सर वो आप पर। आप प्रेम के गीतकार हैं, प्रेम के लिए आपने सबसे ज़्यादा प्रेम पे लिखा है। मेरा आप पर आरोप यह है कि आप रुलाने वाले भी गीतकार हैं सर। आपने नुसरत फ़तेह अली साहब को रुलाया, आपने नदीम साहब को रुलाया, आपने एक लड़की को रुलाया जो NSD में थी। इत्तेफाक से वो वायरल उतनी ज़्यादा नहीं हुई, मेरी वाइफ थी, मेरी शादी होने के बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाई। वो धड़कन वाला जो था, लिटरली सर शादी के बाद मैंने देखा वो फूट फूट के रोई थी। तो ये रुलाने वाला भी समीर साहब के अंदर जब फूटता है तो किन परिस्थितियों में फूटता है, और कितना परसेंटेज है समीर साहब में प्रेम का और इस रुलाने का? बहुत अच्छा रवि, और देखो एक बहुत अच्छी बात नदीम ने कही थी, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, ताकि हम आज एक लिटरेरी फेस्टिवल में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जो पहले म्यूजिक था बहुत अच्छा था, आज जो म्यूजिक है बहुत ख़राब है। ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी लोगों की एक सोच है कि जो गुज़र गया वो अच्छा था, जो चल रहा है वो बुरा है। इस जंग को हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं और यही जनरेशन गैप की भी प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा इसके बड़े खिलाफ रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो चल रहा है अगर वो अच्छा नहीं है तो चल क्यों रहा है? क्या बात है, वाह। क्योंकि जो अच्छा नहीं होगा वो चलेगा ही नहीं, वो तो बैठ जाएगा, ठहर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर चल रहा है तो कुछ तो अच्छा है उसमें। हाँ, ये हो सकता है जब कंपैरिजन में कोई बात की जाती है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा रही होंगी, इसमें बुराइयाँ कुछ ज़्यादा होंगी, मगर जो चल रहा है उसमें कुछ अच्छा है। वरना ये इंडस्ट्री जो पहले 1 करोड़ की फिल्म बनती थी आज 500 करोड़ की फिल्में बनने लगी, तो ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वो बुरा है। जो सवाल आपने मुझसे किया कि मैं आंसू, अब मैं जवाब देता हूँ कि नदीम ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कविराज एक बात याद रखना कि जो काम जहाँ से किया जाता है ना
वहीं असर करता है। अगर आप जहन से काम करोगे तो जहन तक ही जाएगा। जो बोलते हैं ना कि पहले लोग बड़ा रूहानी काम करते थे, तब वो रूह तक पहुंचता था। जब उस धुन में जब तक वो रूहानियत नहीं होगी, हमने वो जिया ही नहीं और हमने लिख दिया तो फेक लगेगा, कहीं आपके दिल को टच करेगा ही नहीं। क्योंकि दवा वो कारगर होती है जो सही डायग्नोसिस करके दी जाती है, वरना दवा फेक लगती है। तो जब वो गाना मुझे ही नहीं रुलाया तो आपको कैसे रुलाएगा? नुसरत फतेह अली खान की बात आपने कही कि जब वो गाना उनको, मेरा एक ही गाना उन्होंने गाया, वो धड़कन का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। और जब वो गा रहे थे तो उसमें एक पंक्ति थी, एक तो उनके गाने की बड़ी लंबी कहानी है, बहुत वक्त जाएगा, मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो लाइन, पहले तो जब लिखते वक्त भी उन्होंने 2 बार मुझसे पूछा, समीर जरा अच्छे से लिखाओ क्या लाइन है। तो मैंने बोला यार बार बार एक ही लाइन लिखवाने की बात क्यों कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो क्यों इतने उस लाइन, और बड़ी सिंपल सी लाइन थी कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, लिख दिया, गाने लगे। अब वो गाते गाते पहले तो उनको 8 घंटा लगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, उस इमोशन में जाने के लिए। बल्कि नदीम ने कहा कि खान साहब अब कल करते हैं गाना। बोला नदीम वो कल कभी आएगा ही नहीं, अगर ये आज गया तो नुसरत फतेह अली खान ये गाना दोबारा कभी जिंदगी में नहीं गा सकता, क्योंकि मैं 8 घंटे के बाद तो गाने को मैं समझ पाया हूँ, जी पाया हूँ। तो तू कुछ भी कर, मुझसे आज ये गाना गवा ले। अब वो लाइन जैसे ही वो गाएं वो रोने लगे। वो ट्यून आपको याद होगी कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, वो जैसे ही बाबुल बोले रोने लगे। अरे हमने बुलाया, ये तो बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, और रोए तो उनका गला चौक हो जाए, और वो रिकॉर्डिस्ट बेचारा बोले कि सर ये तो आवाज़ हम कर ही नहीं सकते। करते 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 लकली एक बार वो गा गए, और वो अंग्रेज रिकॉर्डिस्ट था, वो उनको रिकॉर्ड करना जानता था, और उसने लंदन में उनको बहुत रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड कर गया। तो मैंने नदीम ने कहा यार तो चलो किसी तरह गाना हो गया भाई। सुबह 6 बजे गाना कंप्लीट हुआ। तो नदीम ने बोला यार कविराज देखना चाहिए कि खान साहब इस गाने में रोए हैं, जरा देखें थिएटर में इसका रिएक्शन क्या होता है। आप यकीन करें जब वो लाइन आती है, ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे रहते हैं या तो वो रोते हैं या उनकी आंखें भर आती। तो देखिए चूंकि उन्होंने वो उस अपनी आवाज में वो दर्द पैदा किया, वो महसूस किया, तब जाके लोग रोए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल नदीम की बात कहा आपने, एक दिन हम लोग सिटिंग कर रहे थे, लकली लाइट चली गई, तो बोले, तो हम लोग बोले भाईजान चलें, तो बोले नहीं नहीं यार अब सिटिंग तो अब होगी। बोले कैंडल जलाओ, आज कैंडल लाइट सिटिंग करते हैं। और करते करते बोले यार कविराज कोई ऐसी लाइन दो कि आज मेरा मूड है एक रोमांटिक गाना बनाने का। और हम वो फिल्म लिख रहे थे दिलवाले, तो मेरे जहन में वो लाइन आई कि भाईजान एक बड़ा कमाल का गाना, और इस फिल्म में एक सिचुएशन भी है जिसमें गाना ये लाइन जाती भी है, वो कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो उन्होंने बोला यार आपने लिखा तो कमाल है, अब मुझे इसकी धुन बनानी पड़ेगी। कई सुर लगाए, कई चीज़ें कोशिश की, करते 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 then he goes in that trance, and then finally that tune comes on, then myself, Shravan, everybody was crying. फिर उन्होंने जुमला बोला कि कविराज अब देखते हैं इस बार थिएटर में क्या होता है, और सेम वही हुआ। लोग जिस गाने में रोए हैं फिल्म में। तो मेरे कहने का मतलब वही बात कि जो काम वही हो गया। आजकल काम यहाँ से हो रहा है, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए लोगों को गाने याद नहीं रहते, जंक फूड की तरह लोग सुनते हैं, फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप यहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक उसका असर कैसे हो भाई। जब तक कहीं ना कहीं आम आदमी अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो आपका गाना क्यों गाएगा। आप चाहे वो दर्द का गाना हो, खुशी का गाना हो, उत्सव का गाना हो, मगर वो रिलेट तो करे। अभी उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर रहा है तो चीज़ फेक लगती है। तो और रिलेट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप जियो, उसके बाद लिखो। बहुत कीमती बात उन्होंने कही, और
समंदर हैं वो, उनसे जितनी भी बातें की जाएंगी वो हमेशा प्यास अधूरी ही रहेगी कि जब भी मिलता हूँ उनसे मुसलसल गुफ्तगू होती है, जब भी मिलता हूँ उनसे मुसलसल गुफ्तगू होती है, फिर भी रह जाती हैं बातें कई अधूरी सी, खुदा करे कि रहे उम्र भर मेरे होठों पे तिश्नगी उनसे गुफ्तगू के लिए, खुदा करे कि रहे उम्र भर मेरे होठों पे तिश्नगी उनसे गुफ्तगू के लिए। बहुत अधूरी सी, बहुत मुख्तसर सी, बहुत छोटी सी मुलाकात है ये समीर साहब के साथ। समीर साहब को बरसों में नहीं समझा जा सकता, ये सिर्फ 40 मिनट में नहीं हो सकता। अगर कोई सवाल उमा जी आपकी तरफ से या पब्लिक की तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी कम से कम 500 सवाल हैं, लेकिन जो समय की मजबूरी है एक या दो सवाल ले पाएंगे, समय एक या दो सा सवाल ले पाएंगे। हेलो जी, जी बुलंद है आपकी आवाज़, क्या बात? खुशी है इस बात की कि समीर जी के गाने के बिना हमारा फिल्म संगीत का कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और तो जब मैं गाती थी उसमें जब मैं बोलती हूँ और आपका नाम लेती हूँ तो मैं यही सोचती थी, लोगों ने कहा कि तुम उनको जानती हो, क्योंकि हम लोग गीतकार के बारे में, संगीतकार के बारे में दो दो लाइन बताया करते हैं। तो मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको सामने बैठकर सुन रही हूँ और आपने देशभक्ति के भी गाने लिखे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गाना इतना मार्मिक है कि जब ये बजता है स्टूडियो में तो बिल्कुल उससे निकलने के लिए 2, 4, 5 मिनट लग जाते हैं। तो बस मेरा ये सवाल है, आपने देशभक्ति पे इतना ये जो गाना लिखा है, ये मतलब किस परिस्थितियों में लिखा था? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। जैसा रवि ने कहा कि आपने ज़्यादा प्रेम रस के गाने लिखे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रस है जिसके लिए मैंने गाने नहीं लिखे हैं। चूँकि मशहूर ज़्यादा हुए प्रेम रस के गाने, इसलिए लोगों को उस तरह से मुझे देखा और समझा। मेरा एक गाना, एक बहुत मेरी लाइफ की इतनी बड़ी फिल्म बन रही थी जिसका एक गाना मैंने लिखा, और अगर वो गाना जिस तरह से वो डायरेक्टर शूट करना चाहता था, वो उसने कहा कि समीर साहब हमारे देश का एक नेशनल एंथम है, मैं आपसे एक यूथ का एंथम लिखवाना चाहता हूँ। और उस ज़माने में उस गाने के ऊपर वो आदमी 8 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहता था, जबकि पूरी पिक्चर 8 करोड़ में बन जाती। वो गाना अभी कोई, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कोई भी फंक्शन, वो गाना ज़रूर बजता है। और हमने वो गाना यूथ को टारगेट करके लिखा था। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। फिर जैसा आपने कहा कि अब तुम्हारे हवाले, उस पिक्चर का टाइटल ही था अब तुम्हारे हवाले वतन। फिर मैंने एक फिल्म AR रहमान के साथ मैंने केवल एक फिल्म की थी, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। उसमें जो गाने मैंने लिखे हैं, कभी आप गौर से सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे गाने, एक फांसी के जब वो तीनों शहीद जब जाते हैं फांसी चढ़ने, उसके पहले मदर का एक गाना उन लोगों का है। उस दिन मैं गया था तो भगत सिंह के बड़े भाई उस दिन उस सेट पे आए थे पूना में, और यूनिट 3 बार शूट करने के लिए आया और वो रोने लगता था, पूरा यूनिट रोता था, वो गाना शूट ही नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से राजकुमार संतोषी ने किसी तरह वो गाना शूट किया। फिर देश मेरे मेरी जान है तू, उस फिल्म के सारे गाने कमाल हैं। मैंने कमला हसन साहब के साथ गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, हे राम, उसके गाने आप कभी सुनिए और उसकी लैंग्वेज आप सुनिए। तो दुनिया का कोई ऐसा रंग नहीं है जिसमें मैंने गाने नहीं लिखे हैं, मगर वो जब जिक्र होता है और वो गाने पे लोग बात करते हैं, तब लोगों को याद, अच्छा ये गाना भी आपने लिखा है। ये बड़ी अजीब सी त्रासदी मेरे साथ रही है कि मेरी फिल्मों के गाने जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं, अच्छा सर ये आपने लिखा हुआ है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास। महेश भट्ट ने मुझसे कहा, इब्राहिम दाऊद ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि समीर साहब मैं आपका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी आपने एक लाइन में लिख दी कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। क्या लाइन? जब ये सोचा तो घबरा गए, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। तो जीवन में वही मैंने आपसे बोला ना कि वो रिलेट होना बहुत ज़रूरी। अगर आपकी बात से आप, उस ज़माने में वो गाना चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना, जब कोई अपना घर छोड़ के परदेश जाता था तो गाना, मैंने लंदन में एक आदमी को बच्चे की तरह रोते हुए देखा, चिट्ठी आई हो, 60 साल का आदमी, ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। सो ये होता है रिलेट हो। सर
मैं चाहता था कि सिलसिला और लंबा रहे, आपसे जो बातचीत का सिलसिला है, लेकिन जो समय की मजबूरियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि और हाँ जी, हीरा लाल जी जी। समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे पानी की समस्या है, प्लास्टिक की समस्या है, बस देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मैंने किताब लिखा है, आप जिससे झूठ बोलते हैं लगातार, उनको मैंने दे दिया है ये। जी शुक्रिया। हाँ दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, उन्होंने कहा बहुत झूठ बोलते हैं, मैंने नहीं कहा है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बांदा में डीएम था तो पानी पे काम कर रहा था, तो मैंने बहुत लोगों को बुलाया कि आप पानी पे आइए और पानी को बचाने के लिए प्रेरित करिए। तो आपकी इंडस्ट्री के, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सभी लोगों ने पैसा मांगा, पैसा मिलता नहीं, केवल राजू श्रीवास्तव फ्री में आए, उनका इसमें मैसेज है और मैं राजू श्रीवास्तव का शुक्रगुजार हूँ, नहीं रहे थोड़े दिन पहले। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी किताब मैंने आपके मैडम को दिया, इसमें टॉपिक्स हैं बहुत सारे, 20-22 टॉपिक हैं, इस पर कुछ आप 4-4 लाइन लिख दीजिए। आपके उस लिखने से इस देश की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आपका बहुत बड़ा योगदान होगा समाज के लिए। ये मेरा कहना है। मैं बहुत आई विल फील प्रिविलेज कि अगर मुझे ऐसा, और आपको मैं एक बात बताऊँ, फिर आपने सवाल किया, देखिए ऐसा है कि मैंने किस किस विषय पे गाने नहीं लिखे हैं। गंगा सफाई अभियान पे गाना मैंने लिखा है, प्रवासी भारतीय के ऊपर गाना मैंने लिखा है, डॉक्टर एंथम के ऊपर गाना मैंने लिखा है, भ्रूण कन्या हत्या पे मैंने गाने लिखे हैं। सो मुझे तो, मैं ढूंढता हूँ कि ऐसी ज़मीनें मिलें जिस पे मैं कुछ कहूँ, जिससे समाज का और लोगों का भला हो। तो कारगिल विजय दिवस पे मैंने गाना लिखा है, जिसको प्रधानमंत्री साहब ने वो कैसेट रिलीज़ किया था दिल्ली में। तो मुझे जब जब मौका मिला है समाज का काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए, मैंने हमेशा किया है। एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि कभी मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और कुछ मैं ऐसा लिखूं। क्या बात है। अब सवालों को अभी यहाँ सीमित करेंगे, केवल एक सवाल खत्म। अभी बाकी क्या बाकी तकलीफ क्या मैम कि ये असल में सेशन चले तो कम से कम 5 बजे तक चलेगा, और उमा शंकर जी ने वक्त हमको कम दिया, मगर चलिए कोई बात नहीं, अभी अगले साल आ जाएंगे आपसे बात। विदेशों में काम किया है, मैंने फिल्मी जो गीत हैं उसके अंदर ग्रामर होती है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, 3 काल इसमें आते हैं। तो इस तरह से मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए अमेरिका में ये गीत, जो गीतों ने काम किया है उसमें ग्रामर है, कल्चर है, उसका काम मैंने किया। तो आपके, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि गीतों ने हमें जो दिया है और प्यास जो है वहाँ के लोगों के अंदर गीतों की, उसको मैंने जिया है 15 साल अमेरिका में, और वापस मैं इंडिया में हूँ। तो विदेशी लोग जितने भी आते हैं उनको गीत चाहिए होते हैं, और मैंने महसूस किया कि एक एक गाना जो है उसके अंदर ग्रामर, कल्चर, बच्चों के गीत, ये अलग इतनी सारी भावनाएं होती हैं, और वो गीतों ने हमारी हिंदी को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। और मैंने किताब एक लिखी, लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अमेरिका में पहली बार 10,000 पुस्तकें और CD HMV ने बनाई और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट की फ्री। तो ये क्या बात है, ये योगदान फिल्म इंडस्ट्री का है जो हमने काम किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, खूब आभार। आप बस 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट ये समापन करता हूँ कृष्णा, और कृष्णा बहुत अच्छी एंकरिंग आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही उन्होंने जीवंत माहौल बनाया हुआ है। सर अपना जो है बिल्कुल समापन कमेंट देंगे, उससे पहले लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो मैम ने भी कहा, सर ने भी कहा, हिंदी साहित्य को विदेशों तक पहुंचाने में या भारत में भी पहुंचाने में, हिंदी को पहुंचाने में, नॉट हिंदी साहित्य केवल, बहुत बड़ा, या अगर मैं गलत नहीं हूं अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा योगदान जो है वो हिंदी गीतों का है, और इस बात के लिए इंडस्ट्री की तारीफ होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। आरोप तो हम बहुत सारे इंडस्ट्री पे लगाते ही हैं। समीर साहब, जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं उमा जी की तरफ से, इस पूरी संस्था की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ये जितनी आपसे बात हो सकती है उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और ईश्वर ने चाहा तो कभी आपसे बहुत लंबी बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त। रवि, और बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ इंटरव्यूअर्स तो ऐसे आते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि आप धुन कैसे बनाते हैं, उनको यही नहीं पता कि मैं गीतकार हूँ कि संगीतकार हूँ।
तो पहली बार एक ऐसा जर्नलिस्ट आया जो जिसने मुझे जिया, मुझे समझा, मुझे पढ़ा, उसके बाद मुझसे सवालात किए। अच्छा लगता है वो लोग जो आपकी विधा को जानते हैं, आपको जानते हैं, जब सवाल करते हैं, भले वो कड़वे सवाल हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि आप मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको भी लगाएं, मैं उसका खुल के जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आवाम उस बात को समझे कि भाई ये जो बात कही गई है इसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई। और ये छोटे भाई के बारे में सचमुच कहूँ कि जब मैं पहली बार आया और इनको देखा तो मुझे लगा यार ये लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पे कोई डांस वांस करने वाले आदमी को कहाँ खड़ा कर दिया भाई। मगर जब इन्होंने बोलना शुरू किया और जब ये अपनी बातें कहने लगे तब मैंने इनकी गहराई को महसूस किया और मुझे लगा नहीं था कि इस उम्र में ये इतना सब कुछ जानते हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत बधाई। 55 के इन्होंने मेंटेन कर रखा है। हाँ ये तो ठीक है, वही कोशिश मेरी भी है कि जब ऐसे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आपके गाने सुन सुन के हम जवान हुए हैं, तो मैंने बोला यार ये मत बोला करो, मुझे अपनी उम्र का एहसास होने लगता है। एक छोटा सा किस्सा, 2 मिनट बैठते हैं। जो मुझे 2 मिनट लेंगे सिर्फ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, रवि जी ने जो सवाल पूछे वो अंदर जा करके, यहाँ तक कि जब भाभी जी के पास भी गए तो उन्होंने ये भी बता दिया कि एक बार ऐसा इतने गहराई में जाकर रिसर्च करके जो सवाल लेके आए, एक बार जोरदार तालियां रवि जी के लिए जोरदार बजा दीजिए। और जो समीर अंजान ने जो बातें कही, 2-3 बातें जिस पर गौर करने लायक है, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, कुछ लेकर के जाते हैं तो आउटकम है। इनकम महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर लेकर के भी जाएं। उन्होंने कहा कि मैं दिमाग से तो लिखता ही नहीं, दिमाग से सोचता ही नहीं, सिर्फ दिल से निकलता है, और दिल से निकलता है इसलिए दिल तक जाता है, इसलिए वो टिक जाता है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही कि मेरे पिताजी ने कहा था तुम मेरा नाम नहीं लगाओगे पीछे, और आज ये समीर अंजान के नाम से जाने जाते हैं, और उस नाम से मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी गर्व महसूस करते होंगे। और छोटा सा किस्सा, भाभी जी सुबह सुबह पुष्प लेकर के वंदना करने के लिए ईश्वर के पास जा रही होंगी, लेकिन अगर ये लिख रहे हैं तो ये तुम ले जाओ पुष्प इस वंदना को, ईश वंदना को, मैं तो आज कलम से ही इबादत कर लूंगा। तुम ले जाओ पुष्प ईश वंदना को, मैं तो आज कलम से ही इबादत कर लूंगा। तो भाभी जी सोच रही हैं कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मैं कुछ हेल्प करूं? तो कह रहे हैं नहीं, मेरे दिल में डूबने दो मुझे थोड़ा और, फिर मैं खुद ही इबादत कर लूंगा। क्या बात है, क्या बात। और लास्ट में रूह से रूह की बात करूंगा तो दूर तलक जा महकेगी, जो आज मैं कह रहा हूं कर वो हर दिल की धड़कन कह देगी। और आज कह रही है। क्या बात। तो इतने प्यारे आप गीत लिखते हैं, और मुझे लगता है इस वातावरण से मेरे भीतर से भी वो निकल पड़ा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सर का सम्मान, उमा जी कुछ सम्मान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर पवन सोलंकी जी, जो कि फाउंडर है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया एंड गिनीज फाउंडेशन के। साथ में मैं उमा शंकर जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा मंच पर पधारें। और ये सम्मान जो है ये तो केवल प्रोडक्ट नहीं है, सम्मान हमारी तालियों से, हमारी गूंज से, हमारे शब्दों से, हमारी आंखों से जब निकलेगा। एक बार खड़े होकर सभी लोग, एक बार खड़े होकर के मुझे लगता है कि जोरदार तालियां और सम्मान हमारे बीच में। पवन जी जो मौजूद हैं, फाउंडर हैं गिनीज बुक ऑफ इंडिया उसके रिकॉर्ड के। और मेरा सम्मान समीर साहब के साथ साथ आज रवि साहब का भी यहाँ से वहाँ बढ़ गया है, और उमा शंकर जी के लिए तो है ही। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सम्मान के लिए हमारे साथ पवन जी मौजूद है। माइक दे दीजिए। વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જીનિયસ ફાઉન્ડેશન, લગભગ ગુજરાતીમાં જ બોલું તો ચાલશે, કે અમારું જેમ ગિનીસ બુક છે એવી રીતે જ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે. એની અંદર અત્યાર સુધીમાં અમે 3500+ રેકોર્ડ રજીસ્ટર્ડ કર્યા છે, 15 લાખ લોકો જોડાયેલા છે. પર્ટિક્યુલર આ રેકોર્ડ માટે અમે સમીર સાહેબની, मैं पर्सनल लेवले मैंने सर बहुत पहले कोशिश की थी, और मेरा ऐसा था कि आपका सत्कार होना चाहिए. फिर कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, पर वो बोलते हैं ना कि खुदा ने कुछ सोचा होगा, और मेरे सामने असलम भाई आ गए. एक दिन मिलते हैं अहमदाबाद में, और असलम भाई ने बोला कि मैं आपको समीर साहब से मिला सकता हूँ. और फिर 1 साल के बाद आज देखो मेरी जो इच्छा थी आज पूरी हो रही है, और मैं ये डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड का. Most Bollywood songs are written by an individual lyricist. Sameer Anjan, a renowned writer of lyricist of veteran
lyricist Anjan from Banaras, Uttar Pradesh, wrote a total 3,974 songs lyrics in 692 movies and 64 albums between the year 1983 to 222 and set a new world record. It's a new world record set by Sameer Saab and we are registered in World Records India Engineers Foundation. Thank you. और मैं चाहूँगा कि उनकी वाइफ भी आए जरा स्टेज पे, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 हज़ार में से 2,000 गाने शायद इंस्पायर बाय। खूब 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 आभार मैम का भी, जोरदार तालियां बजा करके मंच पर स्वागत कीजिए, क्योंकि प्रेम में एक से मिलकर एक ही रह जाता है, एक और एक मिलकर एक ही हो जाता है। और ये इतने खूबसूरत सफल गीतकार रहे हैं, उसके लिए जीवन साथी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। खूब खूब आभार। बहुत सरस लाग्यो बधाने મળીને। अहमदाबाद सारू लोग छे, चौक्कस लोग छे, हैं सारा लोग छे, हैं ठीक है। तो खूब खूब आभार बधा लोगों ने हमारे बीच में जो मंच पे मेहमान पधारे। और मुझे लगता है कि उस पे रवि जी के लिए सम्मान देंगे। वाह, 2 पंक्तियां बन रही है अभी माहौल को देख करके। वो मैं सुनाना चाहूँगा कि आज जो कंगूरा चमक रहा है, आज शिखर जो चमक रहा है, सालों पहले नींव डाली थी, पर बीच की जो यात्रा है वो हैरान कर देने वाली थी। जोरदार तालियां बजा करके हमारे मेहमानों का अभिनंदन करें। और मैं जोरदार ताली बजा करके आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आगाज इतना खूबसूरत हुआ है साहित्य का, भाषा का, जहां गीतों के माध्यम से अमेरिका के अंदर 10,000 किताबें अमेरिका वाले छाप करके हिंदी सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य का अभिन्न हिस्सा है गीत, और हम सभी लोग गीत सुनते रहें, गुनगुनाते रहें, महकते रहें, बहकते रहें, टहकते रहें, लहकते रहें, और जो भी कहते रहें और मिलते रहें। और मेरा नाम है कृष्णा शक्ति। हम लोग फिर मिलते रहेंगे शाम को 5:30 से 6:30 बजे प्रोग्राम, 6:30 से 7:30 होस्ट करूंगा। उसके बीच में दिन भर आप मिलते रहें और गुफ्तगू करते रहें और बातें करते रहें। और समीर साहब के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, कि मैं भी एक थोड़ा सिंगिंग कर लेता हूँ, और मेरे फर्स्ट गाने की जो हुई थी वो गाना था मुझे रात दिन बस यूं ही चाहते, संघर्ष का गाना था। और मेरी सिंगिंग की कैरियर इसी गाने से शुरू हुई थी, तभी से आप मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। और आपको मैं हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया की टीम और जीनियस फाउंडेशन और उमाशंकर जी ने कांस्टेंट हमको बोला कि यही प्रोग्राम में आप करो, तो उनके लिए और उनकी टीम के लिए भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी का भी। वो एक एक सेकंड को देख रहे हैं, बेटा जल्दी करो फटाफट, टाइम कम है, अगला कार्यक्रम जल्दी से शुरू करते हैं। और बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, आई गिव द बहुत बहुत शुक्रिया। डीएम साहब ने मुझे पुस्तक भी भेंट कर दी है, पढ़ता हूँ मैं इसको। खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन आगे के सभी कार्यक्रमों के लिए। मिलते रहेंगे 2 दिन इस साहित्य की सुंदर सभा में। मेरा नाम है कृष्ण शक्ति, थैंक यू वेरी मच।